लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। .1 FM गोल्ड पर अपने सभी श्रोताओं को क्रिसमस यानी बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम किसान की बात में। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा यानी मेरा पूजा का और मेरा विजय का नमस्कार। और क्रिसमस की बधाइयां तो पूजा आपने दे दी हैं। आज ही सुशासन दिवस भी है, गुड गवर्नेंस डे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, उनके जन्मदिन के अवसर पर। और तुमने कहा बड़ा दिन जी, और वाकई बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पर इन अर्थों में कि आज प्रधानमंत्री ने, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की है। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की है। और इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम भी उठाए हैं और किसानों के लिए कई योजनाएं वो लेकर आए हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है या नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की हैं जी। और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं, जब आज उन्होंने ये राशि अंतरित की बटन दबाकर, तो उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल ही रहा है, जाहिर सी बात है। और सरकार ने देश की 1,000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से भी जोड़ दिया है। अब देश में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन प्रयासों में भी सरकार अवश्य सफल होगी, ऐसा हम सबका मानना है। जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद हम सभी को है। और बहुत सारी आज बातें आपने विजय यहाँ पर की। और अब हम जानते ही हैं कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो फोन इन रहता है आज के दिन, यानी आज हम आमंत्रित करते हैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से उनके सवाल सीधे स्टूडियो में, क्योंकि हमारे साथ कोई खास मेहमान मौजूद रहते हैं जो उनके सवालों के जवाब देते हैं और एक विषय होता है जिस पर हम उनके सवाल आमंत्रित करते हैं। तो आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमान से परिचय करवाते हैं और बहुत सी और बातें हैं। चूंकि आपने जिक्र किया कि आज खास दिन है, तो आज नई दिल्ली में हम जानते हैं कि एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और उसके कुछ संपादित अंश भी हमारे पास हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मिलवाते हैं अपने मेहमान से हमारे श्रोताओं को। तो सभी श्रोताओं को हम बता दें कि आज हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वो है डॉक्टर एस.एल. मीना, प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। और डॉक्टर साहब, जिस विषय पर आपके सवाल सुनना चाह रहे हैं वो है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। तो इस विषय से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो आप सीधे स्टूडियो में हमारे फ़ोन पर अपने फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं। और हमारे नंबर्स हैं, दिल्ली से बाहर अगर आप हैं तो 011 मिलाएं और उसके बाद 23421081 और 23421093, यानी 23421081 और 23421093। और आपके फ़ोन हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ही एकांश भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं, 53010 पर लिखिए GOLD गोल्ड, उसके बाद अपना सवाल लिखिए, अपना नाम शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए हमारे पास। तो जब तक विजय हमारे पास ये सवाल पहुंचे, हम क्यों ना वो जानकारी साझा करें, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है। तो ऐसे अवसर पर अन्नदाता के विश्वास और स्वाभिमान के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक खास काम किया गया कि आज सम्मान राशि का अंतरण किया गया है सीधे किसानों के खातों में।
तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों और बहनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की है आज। और इससे पहले माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में MSP बढ़ाई गई और किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सफलतापूर्वक कदम उठाए गए हैं। तो आइए सुनते हैं कि माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कहा। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश भर से जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, MSP बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में MSP को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास DBT के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए FPO बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी PM किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया है और इसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज देश में 11 करोड़ 40 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत
पंजीकृत हुए हैं। 10,59,00,000 किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाया गया है। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति में भी ये पैसा उनके यहाँ जाता रहा है। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर पुनः प्रधानमंत्री जी का करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत। 3:21 और 42 सेकेंड AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किसान की बात सुन रहे हैं हम। आज विजय और पूजा आपके साथ हैं और आज का विषय जो है वो है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ हैं पूसा से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SL मीणा। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हमने इतनी सारी बातें सुनी, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, माननीय मंत्री महोदय की बाइट भी अभी हमने सुनी। अब हम अपने कार्यक्रम में अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और दलहनी फसलों के बारे में अगर हम बात करें तो जो बुआई हो चुकी है, अब उनमें क्या क्या काम किए जाने बाकी हैं और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ये सवाल एक SMS के जरिए हम तक पहुंचा है। होशियारपुर से गुरनाम सिंह हमसे पूछते हैं। बिल्कुल विजय जी, सही बात है कि अभी रबी सीजन चल रहा है और रबी में विशेष करके दलहनी फसलें जो हैं उनमें जो मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो दलहनी फसलें हैं वो है चना, मसूर और मटर। तो वैसे तो इनकी जो बुआई का समय होता है, उचित समय है वो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक होता है। तो लगभग सभी किसान भाइयों ने ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर ली होगी। और अभी जो फसल आपके खेत में खड़ी हुई है, तो फसल में अभी बिल्कुल आपने कहा कि क्या क्या सावधानी किसान भाइयों को बरतनी चाहिए। सही बात है, किसान भाइयों को रोजाना अपने खेत में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी जो फसल है वो किस अवस्था में है, यानी कि उस फसल में कोई खरपतवार तो नहीं है, उस फसल को कहीं कोई पोषक तत्व कमी तो नजर नहीं आ रही है, या फिर कोई हानिकारक कीड़ा तो लगा नहीं है, या फिर कोई रोग भी हो सकता है। तो निगरानी अवश्य रखें किसान भाई। और जब लगे आपको कि इस समय मेरी जो फसल है उसमें खरपतवार ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले तो वो खरपतवारों को निकालें। ये सही समय है खरपतवार निकालने का। जो बुआई से 30 से 40-45 दिन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं खरपतवार निकालने के लिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उनकी जो फसल है वो 30 से 40 दिन तक बिल्कुल खरपतवार रहित रहनी चाहिए। अब तक खरपतवार जो आ जाते हैं खेत में वो भी काफी ऐसी स्थिति में आ जाते होंगे कि फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डेफिनेटली किसान भाइयों को इस समय खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। वैसे तो बुआई से पहले भी नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवारों का, लेकिन कई किसान भाई भूल जाते हैं कोई दवाई छिड़कना, तो वो बुआई के बाद भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बारे में आपसे थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले विजय, हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जो 3 कृषि कानून पास किए गए हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों के हित के लिए, उससे जुड़ी कुछ जानकारी हमारे पास है। पहले वो हम अपने श्रोताओं के साथ एक बार साझा कर लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब इस विषय पर और इस सवाल पर हम वापस आएंगे उनके पास। जी। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था,
न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था, उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। एपीएमसी के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। बजकर 28 और 20 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात पूजा और विजय के साथ। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फोन नंबर्स आपको दोबारा बताना चाहते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 मिलाएं और उसके बाद 23421081 और 23421093 पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक डॉक्टर साहब जिस बात पर हम बात कर रहे थे उस पर वापस आना चाहेंगे। खरपतवार नियंत्रण की बात आपने कही, दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य की बात चल रही है, तो आप इस पर थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल पूजा जी, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो हमको नहीं चाहिए होते हैं जी, तो उनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए कई किसान भाई तरह तरह की विधि अपना सकते हैं। जैसे बुआई से पहले भी आप कर सकते हैं और बुआई करके और अंकुरण से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे मैं बात करूँ पेंडिमेथिलिन की, वो बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, और जो अंकुरण के बाद जो दवाई है वो बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जी। हमारे पास एक श्रोता हैं, उनकी कॉल लेते हैं। हेलो जी, बलवान बोलो जी, कलरमदा जिला कैथल। जी, जिला कैथल से बलवान जी। हाँ जी जी सर। अब पाला बचाने के लिए जी दलहन वाली फसल का के एहतियात बरतना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल देखो इनका बिल्कुल सवाल वाजिब है। अभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है अपने उत्तरी भारत में, और यही दिन होते हैं जब पाला गिरता है। पाला का मतलब होता है कि जब तापक्रम बहुत ज्यादा गिर जाता है, यानी कि 0 के आसपास आ जाता है,
तो होता क्या है, इसमें हमारी जो फसलें हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, विशेष करके रबी दलहनी जो फसलें हैं उन पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर आपको लगता है कि दिन बहुत क्लियर था दिन में और शाम को एक ठंड टेम्परेचर कम हो जाएगा और रात में ठंड पड़ने की आशंका होती है, तो उससे पहले आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं खेत में, उससे आप पाले से बचाव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको लगता है कि हमारे पानी ऑलरेडी हमने दे रखा है खेत में, तो आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम लेनी होती है, यानी कि 0.01% का घोल बना करके आप फसलों पर छिड़काव कर देंगे तो पाले से आप बच सकते हैं। और बाकी कोई ज़्यादा इसमें वो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि पाला बचाने के लिए दो ही तरीके जरूरी होते हैं, या तो आप हल्की सिंचाई करें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें। जी, उम्मीद करते हैं कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चूंकि डॉक्टर साहब आपने पाले का जिक्र कर दिया, तो फिर मौसम की बात विजय हम छिड़ ही गई है, तो यहाँ मौसम का हाल भी साझा कर लेते हैं अपने श्रोताओं के साथ। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहने की संभावना है। ऐसे में ये सलाह दी जाती है अपने किसान भाइयों को कि मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें, जिसमें मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहती है हमेशा। और जब हमने मौसम की बात की है, फसलों की सेहत की बात की है, तो क्यों ना हम बाजार की भी बात कर लें। जी, चलो पगडंडी से मंडी। तो आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव के अनुसार सेब 120 रुपए, माल्टा 32 रुपए, अमरूद 35 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं। और मेथी सब्जियों की अगर बात करें तो मेथी 10 रुपए और गाजर 14 रुपए, बेबी कॉर्न 50 रुपए और चौलाई 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं। जी, मौसम और बाजार के जिक्र के बाद एक और कॉल है हमारे पास विजय, अब हम उनका ये कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक से शिषपाल बोल रहा हूँ। रोहतक से शीशपाल जी। शीशपाल जी। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैंने मसूर की दाल बोल, खेतों से पानी कब लगाना चाहिए? अच्छा, ठीक है। मसूर चने में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन किसान भाई ने लगा रखा है। तो देखो, इन्होंने मेरे ख्याल से जो मसूर है वो लगा होगा 30 अक्टूबर के आसपास। तो अभी फसल जो है करीब 1.5-2 महीने की हो चुकी है। तो जब ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जब टहनियाँ बनना शुरू हो जाती है फसल में, तो उस समय पानी लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही पानी है तो 2 पानी का जो टाइमिंग है वो अलग अलग हो जाता है। तो एक पानी आप देंगे फूल आने से पहले, दूसरा पानी देंगे आप फलियां बनने के समय। अगर 3 पानी है तो एक पानी अभी किसान भाई दे सकते हैं। 1.5 से 2 महीने की आपकी फसल हो गई है तो आप बिल्कुल टहनी निकलने के समय आप एक पानी हल्का दे सकते हैं, दूसरा पानी फिर आप फूल आने से पहले देंगे। लेकिन फूल जब आ रहे होते हैं तब उस समय पानी नहीं देने की सलाह देते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि फूल आते समय अगर पानी देंगे तो आपके फूल झड़ सकते हैं। तो इसलिए फूल आने से पहले देंगे, फिर फलियां बनने के समय देंगे। यानी सिंचाई की बात अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि समय पर और उचित मात्रा में ही पानी दिया जाए। पर डॉक्टर साहब, अगर कहीं किसी वजह से ऐसा लगता है किसी को कि सिंचाई ज़्यादा मात्रा में हो गई है, तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? नहीं, ज़्यादा मात्रा में हो गई तो उसका तो ज़्यादा कोई ऐसा इलाज है नहीं। और लेकिन इन फसलों में मैं पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इन फसलों में पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जो चना, मटर, मसूर ये होते हैं, इनमें क्या है कि ये ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो ज़्यादातर जो वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं वहाँ इनकी फसल अच्छी तरह से की जा सकती है। लेकिन भाई जो बोल रहा है वो तो वहाँ पे काफ़ी पानी उपलब्ध है, तो कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा पानी हो कोई बात नहीं, लेकिन पानी ज़्यादा समय तक भरा नहीं रहना चाहिए खेत में, यानी कि जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। 48 घंटे ज़्यादा पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, 3:34 और 11 सेकंड हो चुके हैं। अगर हम एक और प्रश्न आपसे पूछें कि पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे किया जाए दलहनी फसलों में, जो समसामयिक कार्य को देखते हुए। बिल्कुल। देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन वैसे तो किसान भाई बुआई समय कर लेता है, लेकिन कभी कभार क्या है कि आजकल कई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप पोषक तत्व का प्रबंधन बाद में कर सकते हैं। विशेष करके जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका आप इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं, और बड़े तत्वों का भी कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, उनका भी आप कर सकते हैं। तो अगर बात करूँ मैं नाइट्रोजन की, तो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं। जो उसका जो छिड़काव की जो मात्रा होती है वो 1.5% घोल बना करके यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे डीएपी का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो डीएपी के थ्रू आप नाइट्रोजन भी दे रहे हैं,
फास्फोरस भी दे रहे जी। हैं। और विशेष करके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे खेत में कोई रोग नहीं, कोई हानिकारक कीट नहीं लगा, और उसके बावजूद भी हमारी जो फसल है उतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें कोई न कोई पोषक तत्व की कमी रह जाती है। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि आपको जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आवश्यक होते हैं पौधों को, यानी कि 17 जो एलिमेंट हैं उनका बिल्कुल भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और इस समय सूक्ष्म तत्वों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि घोल जो बनाएंगे आप, वो 0.5% के घोल बना करके छिड़काव करेंगे। वो जैसे जिंक हो, चाहे आयरन हो, चाहे मोलिब्डेनम हो, अगर ज्यादा हो जाए मात्रा तो ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन वो काम का नहीं है, क्योंकि आपका उसमें व्यर्थ पैसा जाएगा। अच्छा। तो कमी आपको जितना आवश्यकता उतनी, क्योंकि सूक्ष्म तत्व जो होते हैं ना, इनकी मात्रा बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है पौधों को, लेकिन जो बड़े मात्रा में जो देने वाले तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। तो किसान भाई ज्यादातर उन्हीं को देते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें खाद की क्या भूमिका रहती है? मतलब कुछ ऐसा भी है कि किस तरह की खाद इस्तेमाल करें जिससे पोषक तत्वों का प्रबंधन ज्यादा जल्दी और आराम से हो जाए? जी जी, देखो खाद की बात ऐसी है, हम 2 तरह के खाद जानते हैं। एक तो हमारा जो होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, उसको FIM बोलते हैं, देसी खाद जो होता है, उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे ही तत्व लगभग मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम 1 या 2 ही मतलब खाद देंगे तो उसमें 1-2 न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं उसको। तो अगर देसी खाद मिलता है या कंपोस्ट मिलता है या वर्मी कंपोस्ट मिलता है, तो इन खादों को आप मिला करके दे सकते हैं। साथ साथ अगर चाहें तो आप जो सूक्ष्म तत्व वाले जो उर्वरक हैं बाजार में आजकल अवेलेबल है, मौजूद है, उपलब्ध है, तो किसान भाई बुआई के समय ये सारे तत्व आप दे सकते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो इसमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जितनी भी हमारी दालें हैं, रबी की हो चाहे खरीफ की हो, इन दालों में क्या है कि एक विशेष खास एक वो रहता है, जड़ में गांठ होती है, गांठ में राइजोबियम होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, तो हमको उसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब आप सिंचाई के बारे में बता रहे थे तो बारिश वाले इलाकों की हम बात कर रहे थे, लेकिन जहां बारिश नहीं हुई जी उनमें वहां सिंचाई प्रबंधन और जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं बताया, पहले बताया, वैसे तो जनरली बारिश हो जाती है, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा कम हो रही है रबी सीजन में। तो बिल्कुल अगर किसान भाई ने अगर चना किया है, मसूर किया है या मटर किया है, तो वो बिल्कुल आप जल प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंचाई है तो आप एक सिंचाई कर सकते हैं फूल आने से पहले। अगर 2 आपकी सिंचाई आपको उपलब्ध हैं तो आप एक कर सकते हैं फूल आने से पहले, एक कर सकते हैं फली आने के समय पर। तो इस तरह का आप प्रबंधन आप कर सकते हैं, लेकिन हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती नहीं। जी डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, वक्त बहुत ही कम है। ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो फिर हानिकारक कीट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारी फसलों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। इनका क्या रोल रहता है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है इन फसलों के संबंध में? बिल्कुल पूजा जी, आपने ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखो कीट, हानिकारक कीट और रोग बहुत बड़ी बात होती है। अगर इनका प्रबंधन आपने नहीं किया तो आपकी फसल चौपट हो सकती है। तो इस समय क्या है कि इस समय जो कई तरह के कीट लग सकते हैं हानिकारक, उनमें आपका दीमक है, कटवर्म है, इस तरह के आप आ सकते हैं। और रोग है जैसे उखड़ा रोग है, ऐसे भी रोग आ सकते हैं। लेकिन आप इनकी इनका जो प्रबंधन है, आप या तो बीज का उपचार कर लें, या फिर इस समय ध्यान रखें कि कोई कीड़ा आ रहा है तो साथ में आप दवा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो दवाई में स्पेशली जो इमिडाक्लोप्रिड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी बहुत कम मात्रा लेनी पड़ती है, उसका घोल बना करके भी आप कीड़ों को तब रोक सकते हैं, और बावस्टिन लेके आप रोगों का निदान कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम ध्यान रखें तो फिर इन फसलों में जो समसामयिक कार्य हैं उनका प्रबंधन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी। और मुझे लगता है विजय कि अब कार्यक्रम को यहीं समेटना पड़ेगा क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रोता लाभान्वित हुए होंगे आज की जानकारी से और इसी तरह से जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम के साथ और पहुंचाते रहेंगे अपने सवाल और अपनी बातें हम तक। आप मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, kkbongold@gmail.com हमारा मेल ID है, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कल हमारा खास कार्यक्रम होगा जिसमें खेत खलिहान और हमारे किसान सेगमेंट के तहत पाले से बचाव पर चर्चा की जाएगी और जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल पूजा और विजय को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और डॉक्टर साहब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।